हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास के अंदर। चलिए बच्चे, आज हम लोग नेशनल इनकम के अंदर एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं जिसका नाम है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इस टॉपिक से बच्चे आपका 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। methods of calculating national income। तो बच्चे मेनली हमारे पास ना 3 मेथड्स होते हैं, एक एक करके देखते हैं। There are 3 methods। मेनली कितने मेथड होंगे? 3 मेथड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड का नाम है वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, तो बच्चे आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंप्लीट किसके बारे में? वैल्यू एडिड मेथड के बारे में। इसके अलावा 2 मेथड और होते हैं, एक होता है इनकम मेथड और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। आने वाली वीडियोस के अंदर उनको देखेंगे। आज कवर करते हैं हम लोग वैल्यू एडिड मेथड को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं वैल्यू एडिड मेथड से फाइंड क्या होता है हमारे पास। तो बच्चे वैल्यू एडिड मेथड से हम लोग जो फाइंड करते हैं वो करते हैं GVA एट MP, ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। क्या फाइंड करते हैं? GVA एट MP फाइंड करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस करेंगे इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और इससे क्या फाइंड होता है? वैल्यू एडिड। यानी कि वैल्यू एडिड से क्या फाइंड करेंगे हम लोग? GVA एट MP, यानी कि ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस फाइंड करेंगे इससे। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? और जो बच्चे वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो कैसे आता है? सेल्स। आपके पास जो भी सेल्स होंगी वो उसके अंदर ऐड करेंगे डेल्टा स्टॉक। क्या ऐड करेंगे? डेल्टा स्टॉक ऐड करेंगे। सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालेंगे कैसे? सेल्स में ऐड करेंगे डेल्टा स्टॉक को, तो हमारे पास आएगा बच्चे क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट। देन इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग अपना इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या माइनस कर देंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? GVA एट MP आ जाएगा। अब बात करते हैं जो डेल्टा स्टॉक है वो कैसे फाइंड होता है। तो डेल्टा स्टॉक होता है बच्चे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे इसमें से ओपनिंग स्टॉक को। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। अगर क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक को, हमारे पास आ जाएगा चेंज इन स्टॉक यानी कि डेल्टा स्टॉक। ये जो ट्राइंगल जैसा साइन है इसको बोलते हैं डेल्टा यानी कि चेंज। तो चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, अच्छा पहले एक चीज समझिए इसके लिए। हो सकता है आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक या उससे ज्यादा फर्म्स होंगी। अगर सिंगल फर्म है वही GVA MP इक्वल टू हो जाएगा GDP MP। यानी कि मेनली हम लोग क्या निकाल रहे हैं? GVA MP, और वो GVA MP इक्वल होगा बच्चे किसके साथ? GDP MP के साथ। अगर 1, 2 या उससे ज्यादा फर्म्स हैं, 2 या उससे ज्यादा फर्म्स हैं, तो सब फर्म्स का इंडिविजुअली क्या निकालेंगे? GVA MP सेम इस तरीके से निकाल लिया। और दोनों फर्म्स का या जितनी फर्म्स गिवन है उनका GVA MP को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? कंप्लीट GDP MP बन जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहां से कंक्लूजन निकल सकता है हमारे पास GDP MP इक्वल्स टू समेशन ऑफ GVA MP, यानी कि 1, 2 या उससे ज्यादा जितने भी फर्म्स हैं सबका इंडिविजुअल GVA MP निकलेगा इस फार्मूले से,
उन सबके GVAMP को ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास? कंप्लीट GDPMP बन जाएगा। तो बच्चे ये बात हो गई हमारे पास किसकी? फार्मूले की। ये हम लोगों ने देख लिया फार्मूला कैसे यूज करते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग कुछ प्रिकॉशंस की। इसको हम लोग ऐड करने के लिए क्या करते, सोल्व करने के लिए क्या करते हैं? कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हैं, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है ताकि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आए। तो इसको मैं प्रिकॉशंस समझाने के लिए इसको रफ करता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग लिखते हैं अब प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडिड मेथड। Precautions of value added method। ठीक है, तो एक एक करके प्रिकॉशंस देखते हैं। जो पहला प्रिकॉशन होगा, फर्स्ट प्रिकॉशन क्या रहेगा? इंटरमीडिएट गुड्स are not included in national income। तो जितनी भी इंटरमीडिएट गुड होंगी उनको हम लोग क्या करेंगे? इंक्लूड नहीं करेंगे। अभी ऊपर देखा फार्मूले में माइनस IC कर रहे थे, यानी कि इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर रहे, तो इसमें भी वो यही कह रहा है कि जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होंगी उनको हमें कंसिडर नहीं करना है। अच्छा, अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो क्या होगा बच्चे? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। किसकी प्रॉब्लम? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। डबल काउंटिंग क्या होता है? जब किसी भी आउटपुट की वैल्यू को एक से ज़्यादा बार काउंट कर लिया जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग डबल काउंटिंग। अब डबल काउंटिंग से होता है कि हमारी जो नेशनल इनकम है एक्चुअल में जितनी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा शो कर रहा है। ठीक है, जो कि एक गलत इंडिकेटर है। इससे हमें लगेगा GDP हमारी या जो नेशनल इनकम है वो ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में उतनी ज़्यादा है नहीं जितना कि हम लोगों ने इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड करके कर दिया। तो नेशनल इनकम को करेक्ट वे में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेकंड प्रिकॉशन की हम लोग बात करते हैं, परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। देखिए अब होता क्या है, जो भी सेकंड हैंड गुड्स होती हैं यानी कि वो बनी पहले होंगी। फोर से कोई गाड़ी है, ठीक है, वैगन आर है, 2015 का मॉडल है, बनी कब है? जिस साल का प्रोडक्शन यानी 2015 का प्रोडक्शन है। तो 2015 की नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम पे हम लोगों ने उस गुड को या जो भी सर्विस थी उसको हम लोगों ने नेशनल इनकम में ऐड किया होगा। अगर हम लोग 2022-2020 के अंदर वापस क्या करते हैं? इसको ऐड कर लेते हैं, जो भी सेकंड हैंड गुड्स हैं उनकी सेल को या परचेज की जो वैल्यू है उसको अगर ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अगेन डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? जो भी सेकंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज हो रही है उसकी वैल्यू को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। बट यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, कमीशन अगर दिया जा रहा है, क्या कमीशन या ब्रोकरेज है ऑन सेल और परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, अगर उस सेकंड हैंड गुड को सेल करने में किसी ब्रोकर की हेल्प ली है तो ब्रोकर क्या करेगा? अपना कमीशन लेगा या ब्रोकरेज लेगा।
अगर वो कमीशन है या ब्रोकरेज है उसको हम लोग ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे उसने फर्स्ट टाइम ये सर्विस प्रोवाइड करी हुई किसकी, ब्रोकरेज की, उस गाड़ी की या कोई भी जो गुड है उसकी सेल या परचेज के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक एक्स लिमिटेड है, ठीक है, वो क्या काम करती है, सेकंड हैंड कार्स के अंदर डील करती है। तो जो भी सेकंड हैंड गाड़ियां आती हैं उनको परचेज करती है और आगे सेल कर देती है। सपोज एक गाड़ी आई 2015 की, ठीक है, एक्स लिमिटेड ने उसको परचेज किया 2 लाख रुपए का, ठीक है। अब 2 लाख रुपए की जो गाड़ी है उसको आगे उसने सेल कर दिया, 2.5 लाख का सेल कर दिया था मान लेते हैं, ठीक है। उसके ऊपर उसने कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज किया होगा, अपना कमीशन ऐड करके उसने आगे सेल किया होगा। तो जो गाड़ी उसने परचेज करी 4 से 2 लाख रुपए की, तो उस गाड़ी की वैल्यू को, यानी कि सेकंड हैंड गाड़ी है उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन उसके ऊपर उसने बच्चे जो कमीशन लिया होगा ना, उस कमीशन को या ब्रोकरेज को हम लोग नेशनल इनकम के ऐड करेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कमीशन है या ब्रोकरेज है उस गाड़ी पे जब सेल हो रही है फर्स्ट टाइम लिया गया होगा, तो जो भी कमीशन होता है या ब्रोकरेज होता है इन सबको हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन जो वैल्यू है सेकंड हैंड गुड की उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये क्या हो सकता है बच्चे? डोमेस्टिक सर्विस हो सकता है। क्या हो सकता है? ये डोमेस्टिक सर्विसेज हो सकती हैं। आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, जितनी भी क्या नाम है सेल्फ कंजप्शन वाली सर्विसेज होती हैं उनको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। सेल्फ कंजप्शन यानी कि डोमेस्टिक सर्विसेज। बच्चे कौन सी सर्विस? डोमेस्टिक सर्विसेज को हम लोग नेशनल इनकम के अंदर ऐड नहीं करेंगे। ये सर्विस कैसी हो सकती हैं? जैसे आपके घर के अंदर साफ सफाई का काम कौन करते होंगे? आपकी मम्मा करती होगी, ठीक है। खाना बनाना हो गया, साफ सफाई हो गया, बाकी घर के जो काम हो गए वो आपकी मम्मा करती होगी। अगर मम्मी वो सारे काम कर रही है तो उसको हम लोग कोई मॉनेटरी वैल्यू में काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज उसके अंदर मम्मी का क्या है? हिडन लव है, ठीक है। मम्मी घर में काम कर रही है, वो अपने प्यार से, फीलिंग से और अपना घर समझ के कर रही है, ठीक है। एक्चुअली घर समझ के घर उनका है ही, ठीक है ना। तो वो जो घर है उसके अंदर वो खुद से सर्विस दे रही है, यानी कि डोमेस्टिक सर्विस हो गई बच्चे, सेल्फ कंजप्शन सर्विस। तो मम्मी ने जो सर्विस प्रोवाइड करी घर के अंदर उसको इंक्लूड बिल्कुल नहीं करना है। बट सपोज अगर आपने घर के अंदर कोई रखी हुई काम वाली बाई रखी हुई है, मेड रखी हुई, जो भी साफ सफाई काम है कुकी के लिए, तो आपने क्या रखा है कि मेड रखी हुई है। उस मेड को अगर आप लोग कोई पेमेंट करते हो वो पेमेंट नेशनल इनकम के अंदर काउंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा समझते हैं, अगर घरेलू काम आपके जो डोमेस्टिक काम है मम्मी कर रही है तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम काउंट करते टाइम पे या कैलकुलेट करते टाइम पे। बट अगर वही सारे काम कोई मेड कर रही है या घर में कुक रखा हुआ है या कोई रामू काका टाइप इंसान रखा हुआ आपने घर के अंदर जो आपके ये सारे काम करता है, तो उसको आप पेमेंट करते हो, उस पेमेंट को हम लोग नेशनल इनकम के अंदर काउंट करेंगे। लेकिन जो मम्मी ने सर्विस दी है उसको काउंट नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट देखते हैं इसके बाद, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन are included in national income। बच्चे जो खुद के लिए हम लोगों ने सर्विस ली थी, खुद ही की सर्विस ली थी, उनको इंक्लूड नहीं करते। लेकिन अगर सेल्फ कंजप्शन वाली गुड्स हैं उनको हम लोग ऐड करेंगे। एग्जांपल के लिए, फोर से मैं कारपेंटर हूँ, ठीक है, मैं काफ़ी अच्छे क्या करता हूँ, फर्नीचर वगैरह बनाता हूँ, ठीक है, मैं डेली कुछ फर्नीचर बनाता हूँ। अच्छा, मैं कारपेंटर हूँ, फर्नीचर बनाता हूँ, किस लिए बना रहा हूँ? मार्केट में सेल करने के लिए। या आप लोग मानते हैं कि भैया मैं कारपेंटर हूँ और कुछ भी फर्नीचर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्या करूँगा? उनको मार्केट में सेल करूँगा और सेल करके मेरे पास पैसा आएगा और वो पैसे को क्या करेंगे? नेशनल इनकम में काउंट करेंगे।
अब एक दिन क्या हुआ, मुझे कुछ फर्नीचर की नीड अपने घर में रिक्वायर हो गई, ठीक है। अब मेरी फैक्ट्री के अंदर जो फर्नीचर बना, वो फर्नीचर एक सेट में अपने घर पे ले आया, ठीक है ना। तो एक्चुअल में हुआ क्या, वो फर्नीचर क्या मैंने अपने घर के लिए बनाया था? नहीं, वो अपने घर के लिए नहीं बनाया था, वो मैंने बनाया था मार्केट में सेल करने के लिए ही। लेकिन बाय चांस मुझे घर में नीड हो गई उसकी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो अपनी फैक्ट्री से उठा के फर्नीचर लेके आ जाऊँ, या दुकान पे जाऊँ, किसी और की दुकान पे जाऊँ और वहाँ से फर्नीचर लेके आऊँ। उस केस में मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो मैं मान सकता हूँ यहाँ पर कि जो सेल्फ कंजप्शन गुड है वो प्रोड्यूस करी थी मार्केट के पर्पज से, लेकिन घर में यूज आ चुकी है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, नेशनल इनकम के अंदर ऐड कर लेंगे। ये कुछ चार प्रिकॉशन हो गए हमारे पास, शायद ये जो भी है बच्चे 4 हो गए। इसके बाद 2 प्रिकॉशंस हो रहे हैं, उसको मैं यहाँ रफ करके लिखता हूँ, ठीक है। और भाई प्रिकॉशंस को थोड़ा ध्यान से समझना, बिकॉज प्रिकॉशंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। 5th प्रिकॉशन हमारे लिए हो सकता है imputed value of owner occupied houses are included in national income, ठीक है। देखिए अब इसका मतलब होता है क्या, वो देखते हैं। जो भी लोग अपने खुद के मकानों में रहते हैं, ठीक है ना, जो भी लोग अपने घर अपना खुद का मकान है उसके अंदर रहते हैं और उसके बदले वो रेंट नहीं देते, लेकिन हम मान लेते हैं कि वो लोग अपने खुद के घर के अंदर वो सारी चीजें एंजॉय कर रहे हैं जो कि रेंट के घर में यूज कर सकते थे, एंजॉय कर सकते थे, ठीक है। तो उस ओनर ने जो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है घर, ठीक है ना, उसकी एक रेंटल वैल्यू मान ली जाती है। उस रेंटल वैल्यू को बोलेंगे हम लोग इम्प्यूटेड वैल्यू, ठीक है ना। उस इम्प्यूटेड वैल्यू को हम लोग नेशनल इनकम के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इंक्लूड कर लेंगे। एक एग्जांपल, मेरा खुद का घर है, मैं अपने घर में रहता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास एक और ऑप्शन था, या मैं अपने घर खुद में रहूँ या बाहर लेके रेंट पे घर जो भी है घर या फ्लैट उसको लेके रहूँ। अब मैं एक रेंटल वैल्यू मान लेता हूँ 15,004 से। अगर मैं बाहर रेंट पे रहता हूँ 15,000 वैल्यू है, और अभी मैं खुद के घर में रह रहा हूँ, मेरे 15,000 बच रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, नेशनल इनकम काउंट करने के लिए उस इम्प्यूटेड वैल्यू को क्या करेंगे, नेशनल इनकम के अंदर काउंट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे 5 प्रिकॉशन हो जाते हैं। नेक्स्ट 6th और लास्ट प्रिकॉशन, इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक या फिर चेंज इन स्टॉक इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो आप लोगों ने फॉर्मूले में देखा था, हम लोगों ने सेल्स में किया था डेल्टा स्टॉक को ऐड, तो वही कह रहा है जो डेल्टा स्टॉक यानी चेंज इन स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, वही क्या है, चेंज इन स्टॉक है, डेल्टा स्टॉक है। उस डेल्टा स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम के अंदर क्या करेंगे बच्चे, ऐड करेंगे। और ऐड क्यों करेंगे, आपने पढ़ा था नेशनल इनकम के अंदर जब हम लोग क्या नाम है अपना, वो जो टॉपिक कर रहे थे कैपिटल फॉर्मेशन वाला, इन्वेस्टमेंट वाला, उसके अंदर हम लोगों ने देखा जो डेल्टा स्टॉक होता है वो कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट है तो नेशनल इनकम के अंदर क्या होने वाली है बच्चे, वो ऐड होने वाली है। तो जो भी डेल्टा स्टॉक के अंदर चेंज आया है या इंक्रीमेंट हुआ है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, उसको हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम के अंदर ऐड करेंगे। इसके साथ ही हमारे जितने प्रिकॉशंस हैं वैल्यू एडिड मेथड से रिलेटेड, सारे प्रिकॉशंस कंप्लीट हो जाते हैं। जब हम लोग फर्स्ट प्रिकॉशन कर रहे थे, हम लोगों ने देखा था कि इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, डबल काउंटिंग आ जाती थी। अब इसके साथ ही हम लोग करते हैं डबल काउंटिंग होती क्या है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं डबल काउंटिंग कैसे काम करती है और कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं इसको रफ करता हूं।
इसी टॉपिक का एक सब टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो हम लोगों ने अभी देखा था डबल काउंटिंग होती क्या है। जब किसी भी एक आउटपुट की वैल्यू को एक से ज्यादा बार काउंट कर लेंगे तो प्रॉब्लम अराइज होगी किस चीज की, डबल काउंटिंग की। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, होती क्या है। इट रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट more than once while passing through different stages of production। जब हम लोग प्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेजेस से पास कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, समटाइम्स किसी भी आउटपुट की वैल्यू को 2 बार या उससे ज़्यादा बार काउंट कर लेते हैं। जब हम लोगों ने 2 बार, 1 बार, उससे ज़्यादा बार काउंट कर ली तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी किस चीज़ की, डबल काउंटिंग की। अब डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम का इफेक्ट क्या होता है बच्चे, डबल काउंटिंग से क्या होता है, हमारी नेशनल इनकम एक्चुअल में जितनी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा दिखाता है। ठीक है ना, एक्चुअल में जितनी नेशनल इनकम होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा दिखाता है, लेकिन जब हम लोग फैक्ट्स निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम जैसे फैक्टर्स काउंट करते हैं, तो वो चीज़ें इररिलेवेंट हो जाती हैं, गलत प्रूफ हो जाती हैं। हम लोगों को लगता है नेशनल इनकम हमारी लगातार बढ़ रही है, कंटिन्यू लगातार बढ़ती जा रही है, बट एक्चुअल में वो नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि हम लोगों ने उस आउटपुट की वैल्यू को एक से ज़्यादा बार क्या कर लिया, ऐड कर लिया है। एक छोटे से एग्जाम्पल देखते हैं होता क्या है। सपोज एक फार्मर है, ठीक है ना, और वो वीट प्रोड्यूस करता है। फार्मर ने क्या करा, वीट प्रोड्यूस करा। अब फार्मर है, फार्मर के लिए तो बच्चे फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, यहाँ पर वीट हो गया। फार्मर के लिए क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट वीट हो गया। अब फार्मर क्या करता है, इस वीट को ना आगे सेल करता है। किसको सेल करता है, मिलर को। अब बच्चा मिलर कौन होता है, जो उसको मिल में क्या करेगा, फ्लोर में कन्वर्ट करेगा। मिलर ने क्या करा, इसका फ्लोर बनाया, यानी कि आटा बनाया, और उस आटे को आगे सेल कर दिया बेकरी में। किस में सेल कर दिया, बेकरी में। और बेकरी वाले ने क्या करा, उसका केक बना लिया या बिस्किट बना लिया। ठीक है, अब मैं यहां पर जरा ध्यान से देखूं, वीट एक्चुअली क्या था, फाइनल प्रोडक्ट था फार्मर के लिए। ठीक है, फोर से फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया 500 रुपीज़ का। कितने का, 500 का। मिलर ने क्या करा, इसका फ्लोर बनाया। ठीक है, इसके अंदर इसने 200 रुपये की वैल्यू ऐड कर दी। कितने की वैल्यू ऐड करी, 200 रुपये की। और फ्लोर बना के मार्केट में सेल किया 700 रुपीज़ का। कितने का सेल किया, 700 का। और जब ये बेकरी में गया, बेकरी वाले ने क्या करा, इसके अंदर 300 रुपये का और चीज़ें ऐड करी और मार्केट में सेल कर दिया 1000 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का, 1000 रुपीज़ का। अब जब हम लोग नेशनल इनकम काउंट करेंगे तो हम लोग सिर्फ इसकी वैल्यू को कंसिडर करेंगे, केक की वैल्यू को कंसिडर करेंगे। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, कुछ जब हम लोग उसको अच्छे से प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते फाइनल क्या है और इंटरमीडिएट गुड क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन सारी वैल्यूज को ना ऐड कर लेते हैं। 4 से वीट आया 500 का, फ्लोर आया 700 का, 500 प्लस 700 1200 हो गया। क्या हो गया, 1200। और उसके अंदर उसने 300 का जो भी उसने ऐड करा उसको भी ऐड कर दिया, 1500 हो जाता है टोटल। अब टोटल कितना चला गया, 1500, और लेकिन एक्चुअल में कितना आया, 1000 रुपीज़ का आया। तो काउंटिंग बढ़ गई ना हमारी। इसी जो बढ़ी हुई काउंटिंग है बच्चे, उसको बोलेंगे हम लोग डबल काउंटिंग। और इफेक्ट क्या हो रहा था डबल काउंटिंग से, नेशनल इनकम इस वाले एग्जाम्पल के लिए 1500 हो गई थी, लेकिन एक्चुअल में थी कितनी, 1000 रुपीज़ थी। तो प्रॉब्लम अराइज हो रही है किस चीज़ के अंदर, नेशनल इनकम डबल हो रही है हमारी या बढ़ रही है। एक्चुअल में जितनी होनी थी उससे ज़्यादा हो रही है। इस प्रॉब्लम्स को बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं अवॉइड करना चाहिए इस प्रॉब्लम को। तो ये एग्जांपल मैं रफ करता हूँ। फिर हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को क्या करेंगे हम लोग बच्चे,
अवॉइड करेंगे। फिर बात करते हैं हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। तो दो तरीके हो सकते हैं हमारे पास। पहला, कंसीडर ओनली फाइनल प्रोडक्ट्स। तो जो फाइनल प्रोडक्ट्स है सिर्फ उनको कंसीडर करा जाए। जैसे पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि हम लोग सिर्फ केक की जो वैल्यू थी हमारे पास 1000 रुपीज, सिर्फ उसको कंसीडर करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्चुअल में जो डबल काउंटिंग है उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्या करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। लेकिन समटाइम ऐसी गुड्स आती है जिनको हम लोग क्लासीफाई नहीं कर पाते कि भाई फाइनल है कि इंटरमीडिएट है। तो इससे बचने के लिए हम लोग एक और टूल यूज करते हैं जिसका नाम है वैल्यू एडिड मेथड। कौन सा मेथड, वैल्यू एडिड मेथड। तो जो मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम काउंट करने के लिए, वैल्यू एडिड मेथड, इस मेथड का यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हमारे पास डबल काउंटिंग से बचने के। पहला क्या हो गया, सिर्फ कंसीडर करेंगे फाइनल प्रोडक्ट्स को, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट की जो भी वैल्यू है सिर्फ उसको ध्यान रखेंगे, बाकियों को इग्नोर करेंगे। और दूसरा क्या है, वैल्यू एडिड मेथड यूज करेंगे। इसके अंदर क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देंगे हम लोग क्या, इंटरमीडिएट को, यानी कि जो भी आउटपुट आया हमारे पास उसमें से लेस करेंगे इंटरमीडिएट को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एक्चुअल में चाहिए और जो एक्चुअल में नेशनल इनकम के अंदर क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिर्फ वो हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। तो भाई आप लोगों का ना प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग के ऊपर भी 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। थ्योरी में एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डबल काउंटिंग एंड हाउ टू अवॉइड दिस। तो आपके पास समझ में आ गया है कि डबल काउंटिंग होती क्या है और कैसे अवॉइड कर सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप लोग क्या करेंगे, एक ये डेफिनेशन लिखेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल दे देंगे कैसे अराइज हुई है, और फिर बताएंगे इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। इन दोनों मेथड्स का नाम लिखकर आप लोग पूरे 3 नंबर पा सकते हो। आज की वीडियो में बच्चे हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर हम लोग वैल्यू एडिड मेथड से रिलेटेड 3 से 4 न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि भाई वैल्यू एडिड मेथड होता है क्या और कैसे काम करता है। ठीक है ना, 4 से 5 या 3 से 4 जो भी क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस जो भी हैं डाउट्स उसके अंदर क्लियर करूंगा। अगर फिर भी आपका कोई बच्चा डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।